यूजुअली जो कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं ये रिफ्लेक्ट करते हैं एक सोसाइटी की प्रेजेंट कंडीशंस और नीड्स को, और साथ ही में उस सोसाइटी की एस्पिरेशंस को। जैसे कि जो इंडियन सोसाइटी है इसमें बहुत ज़्यादा इक्वालिटी नहीं है। इंडियन सोसाइटी में बहुत सारे डिफरेंसेस है, भले ही वो कास्ट के ऊपर हो या रिलीजन के या जेंडर के या रीजन वाइज डिस्क्रिमिनेशन हो। ये जो इनइक्वालिटी या फिर डिस्क्रिमिनेशन है ऑन ऑल दीज बेसिस, ये इंडिया की कंडीशन थी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, विच वॉज इन लेट 1940s। अब हमारी एस्पिरेशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ये थी कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है इसे रिड्यूस किया जाए सभी बेसिस पर, चाहे वो जेंडर हो या फिर रीजन या फिर रिलीजन या फिर कास्ट। कंडीशंस रिफ्लेक्ट करने के अलावा कॉन्स्टिट्यूशन का काम ये है कि इन एस्पिरेशंस को मीट किया जाए, इन्हें पूरा किया जाए। और इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस कुछ इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि वो इन एस्पिरेशंस को मीट कर सके। जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी की डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस को बैन किया गया है, और इसके थ्रू कास्ट के बेसिस पर सोशल इक्वालिटी की एस्पिरेशन को रियलाइज करने का अटेम्प्ट किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन एक सोसाइटी की कंडीशंस, नीड्स और एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन द इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज दैट किसी भी सोसाइटी की कंडीशंस, नीड्स और एस्पिरेशंस टाइम के साथ चेंज होती रहती है। जैसे इंडिया की जो कंडीशन और एस्पिरेशन थी 1947 में, उनमें कुछ चेंजेस आए हैं, इंडिया की कंडीशंस बदली है और साथ ही में नई एस्पिरेशंस भी टाइम के साथ इवॉल्व हुई हैं। और अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रेलेवेंट रहना है तो इसे भी चेंजिंग कंडीशंस, नीड्स और एस्पिरेशंस के साथ इवॉल्व करना पड़ेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व कैसे होगा? बाय एडिंग न्यू प्रोविजंस, बाय मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग प्रोविजंस एंड बाय डिलीटिंग सम प्रोविजंस। And these are a part of what is called as amendment to the constitution. Amendment means to change or to modify. So for a constitution to stay relevant, it has to change with changing conditions and aspirations, and for this amendment is required at different intervals. अब एक कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कैसे किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कौन करेगा, इसका प्रोसीजर क्या होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट कैसे होगी, इसको अमेंड कौन करेगा, एक्सेट्रा। और ये सब मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 में। जो आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि डील करता है अमेंडमेंट से, वो है आर्टिकल 368। इस आर्टिकल के अंडर ये क्लियरली मेंशन्ड है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर्स, वो पार्लियामेंट के पास है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, और कोई स्टेट लेजिस्लेचर या फिर कोई और इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकता। लेकिन क्या पार्लियामेंट पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के सभी प्रोविजंस को अमेंड कर सकती है, या फिर कुछ ऐसे भी प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिन्हें पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती? इसी क्वेश्चन से डील करता है आज का टॉपिक, जिसका नाम है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो बस ये मेंशन्ड है कि पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स है, लेकिन टू व्हाट एक्सटेंट पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये चीज इवॉल्व हुई है जुडिशरी की जजमेंट्स के थ्रू कई सारे केसेस में, और साथ ही में पार्लियामेंट के कुछ एक्ट्स के थ्रू। तो एक एक करके मैं आपको ये केसेस और एक्ट्स बताता हूँ, और साथ में आई विल एक्सप्लेन कि बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट क्या है और इसके एलिमेंट्स या फीचर्स में क्या क्या आता है। देखो, जब कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ था 1950 में, उसके बाद जो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, वो एक्ट राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक फंडामेंटल राइट था, इस राइट को कर्टेल या रिमूव करता था एज अ फंडामेंटल राइट। अब जब ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ तो राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट कर्टेल हो गया, लेकिन इसके बाद इस राइट की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को कोर्ट में चैलेंज किया गया। कोर्ट में ये अपील करी गई कि ये राइट टू प्रॉपर्टी जिससे कर्टेल किया गया है, ये एक फंडामेंटल राइट था, और आर्टिकल 13 के क्लॉज 2 में ये क्लियरली मेंशन्ड है कि स्टेट कोई भी ऐसा लॉ पास नहीं कर सकता जो कि फंडामेंटल राइट को वायलेट करे या फिर लोगों से उनके फंडामेंटल राइट को छीन ले। अगर ऐसा कोई लॉ पास होता है तो फिर वो वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा एंड सच लॉ विल सीज टू एग्जिस्ट। इस आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के बेसिस पर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि राइट टू प्रॉपर्टी के फंडामेंटल राइट को रिमूव ही कर रहा था, इसे कोर्ट में चैलेंज किया गया। और ये जो केस था, दिस वॉज शंकरी प्रसाद केस ऑफ 1951। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स है, जो कि उसे आर्टिकल 368 के अंडर दी गई है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स एक्सटेंड होती हैं फंडामेंटल राइट्स पर भी। यानी कि पार्लियामेंट अमेंडमेंट के प्रोसीजर को फॉलो करके फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकता है। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो लॉ वर्ड है आर्टिकल 13 में, इसकी डेफिनेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स नहीं आते। मतलब ये जो प्रोविजन है जिसके अकॉर्डिंग कोई लॉ जो फंडामेंटल राइट्स को अगर वायलेट करता है तो वो वॉइड हो जाएगा, ये प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स पर लागू नहीं होगा। So in this case, according to Supreme Court,
Parliament can take away any fundamental right through Constitutional Amendment Act and such Constitutional Amendment Act will not be void under Article 13. अब इसके बाद आता है सज्जन सिंह केस ऑफ 1964। इस केस में भी जुडिशरी ने सेम स्टांस लिया रिगार्डिंग वेदर पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स और नॉट। जुडिशरी सेड कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स जो कि आर्टिकल 368 के अंडर बने हैं, ये एक्ट्स आर्टिकल 13 में प्रेजेंट लॉ की डेफिनेशन का पार्ट नहीं है एंड देयरफॉर पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड सच एक्ट्स विल नॉट बी नल एंड वॉइड फॉर द रीजन दैट दे आर curtailing और टेकिंग अवे फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट केस है गोलकनाथ केस ऑफ 1967। इस केस में 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की वैलिडिटी को चैलेंज किया गया। ये 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था 1964 में और इस एक्ट के थ्रू कुछ स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 9th शेड्यूल में इंसर्ट किया गया। 9th शेड्यूल में इंसर्ट करने से इन एक्ट्स को जुडिशियल स्क्रूटिनी से बचाने का अटेम्प्ट किया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना स्टैंड लिया था इन प्रीवियस केसेस रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट, उसको सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ केस में रिवर्स किया। सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ केस में ये कहा कि फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लोगों से छीन नहीं सकती, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स ट्रांसेंडेंटल है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करते हैं हमारी डेमोक्रेसी में। सुप्रीम कोर्ट ने साथ में ये भी बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में जो लॉ टर्म है इसकी डेफिनेशन में इंक्लूडेड है, यानी कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो फिर वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। सो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के थ्रू अपने स्टांस को पूरी तरह से रिवर्स कर दिया। अब जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के इस चेंज्ड स्टांस को गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया, क्योंकि अब गवर्नमेंट लोगों के फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल नहीं कर सकती थी थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड देयरफॉर पार्लियामेंट इस जजमेंट के रिस्पॉन्स में 1971 में 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आई। इस एक्ट का प्राइमरी पर्पस था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो नया स्टांस लिया है गोलकनाथ केस में उसे दोबारा से रिवर्स करना। इस कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट में 2 चेंजेस लाए गए, एक आर्टिकल 13 में और दूसरा आर्टिकल 368 में। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये कहा गया कि पार्लियामेंट के पास राइट है किसी भी फंडामेंटल राइट को कर्टेल करने का अंडर आर्टिकल 368, यानी कि पार्लियामेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किसी भी फंडामेंटल राइट को कर्टेल कर सकती है। और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 13 में लॉ टर्म की डेफिनेशन में कंसिडर नहीं किया जाएगा, यानी कि ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को नल एंड वॉइड नहीं डिक्लेयर किया जा सकता ऑन द बेसिस कि ये एक्ट फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल या वायलेट कर रहा है। सो इस 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट ने कोशिश करी कि सुप्रीम कोर्ट के गोलकनाथ केस के स्टांस को रिवर्स किया जाए और पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स पर जो लिमिट लगाने का अटेम्प्ट किया गया है उस अटेम्प्ट को भी फेल किया जाए। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के 2 साल बाद यानी कि 1973 में एक लैंडमार्क केस सुप्रीम कोर्ट में चला जिसका नाम था केशवानंदा भारती केस। और इस केस में फिर से ये बात उठी कि पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स पर कोई लिमिट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को अपहोल्ड किया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल कर सकती है। सो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने अपने गोलकनाथ केस के स्टांस को फिर से रिवर्स कर दिया, क्योंकि गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि फंडामेंटल राइट्स ट्रांसेंडेंटल है और पार्लियामेंट इन्हें कर्टेल नहीं कर सकती। सो केशवानंदा भारती केस के थ्रू पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट ने ये अलाउ कर दिया कि आप फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल कर सकते हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ एक कंडीशन ऐड करी। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को मॉडिफाई तो कर सकती है थ्रू एन अमेंडमेंट, लेकिन ये अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को ऑल्टर नहीं कर सकती। सो इस केस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर के नाम का एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। इस बेसिक स्ट्रक्चर में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ फंडामेंटल चीजें आती है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। और सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को तो अमेंड कर सकती है जिसमें फंडामेंटल राइट्स भी आते हैं, लेकिन पार्लियामेंट उन प्रोविजंस को अमेंड नहीं कर सकती जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर से डील करते हैं। सो बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट एक तरह से पार्लियामेंट की अमेंड करने की पावर पर एक लिमिट के तौर पर काम करता है, क्योंकि पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर से डील करने वाले प्रोविजंस को अमेंड नहीं कर सकती। सो इस केस में यह डिसाइड हुआ कि पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स बट विदाउट अमेंडिंग और इंटरफेयरिंग विद द बेसिक स्ट्रक्चर। कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, पार्लियामेंट उन्हें हाथ भी नहीं लगा सकती, और अगर ऐसे प्रोविजंस को अमेंड करने की कोशिश करी गई तो ऐसी अमेंडमेंट्स को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सो दिस वाज केशवानंदा भारती केस। अब 2 साल बाद एक और केस आता है जो कि है इंदिरा गांधी केस इन 1975। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर के कंसेप्ट या डॉक्ट्रिन को रीअफर्म या फिर अपहोल्ड किया।
और इस डॉक्ट्रिन को अपहोल्ड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के एक प्रोविजन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया, क्योंकि ये प्रोविजन डील कर रहा था बेसिक स्ट्रक्चर के एक फीचर को अमेंड करने से। इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग जो प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर ऑफ द लोकसभा के इलेक्शन है, उससे रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होंगे ये कोर्ट्स के ज्यूरिसडिक्शन से बाहर होंगे, यानी कि जुडिशरी ऐसे डिस्प्यूट्स में इंटरफेयर नहीं कर पाएगी। लेकिन ये जो प्रोविजन है ये वायलेट कर रहा है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के प्रिंसिपल को, और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का प्रिंसिपल बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, और क्योंकि ये अमेंडमेंट एक्ट बेसिक स्ट्रक्चर के एक फीचर को वायलेट कर रहा है, इसलिए इस 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड डिक्लेयर किया। अब इसके एक साल बाद यानी कि 1976 में गवर्नमेंट लेकर आई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट ने ये कोशिश करी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन के थ्रू अमेंडमेंट पावर पर लिमिट लगाई जा रही है उसे हटाया जाए। इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आर्टिकल 368 को अमेंड किया गया, और इस आर्टिकल में ये चीज इंसर्ट करी गई कि देयर इज नो लिमिट ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड नो अमेंडमेंट कैन बी क्वेश्चनड इन द कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड, विच मीन्स बेसिक स्ट्रक्चर के द्वारा जो पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स पर लिमिट लगाई गई है, ऐसी किसी भी तरह की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। सेकेंडली, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट ने कोशिश करी कि उनकी अमेंडमेंट करने की पावर्स पर कोई लिमिट ना हो, लेकिन 1980 में मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के इस प्रोविजन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि जुडिशियल रिव्यू का प्रिंसिपल बेसिक स्ट्रक्चर का एक इंपॉर्टेंट फीचर है, और अगर कोर्ट्स को पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए लॉस को रिव्यू करने की पावर को छीन लिया गया तो फिर ये जुडिशियल रिव्यू के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, और इसलिए ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है, एंड देयरफॉर दिस प्रोविजन इज नल एंड वॉइड। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही में ये भी कहा कि लिमिटेड अमेंडिंग पावर इज ऑल्सो अ फीचर ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। अगर पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की अनलिमिटेड पावर हुई तो दिस वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर एज वेल। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर को अपहोल्ड किया इन मिनर्वा मिल्स केस। इसके बाद इसी साल में वामन राव केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि वो सभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स जो कि पास हुए थे आफ्टर अप्रैल 24, 1973, इन सब एक्ट्स पर बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन लागू होगा, और इन सब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स में से जो भी एक्ट्स बेसिक स्ट्रक्चर के फीचर को वायलेट करते हैं उन्हें नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। यहाँ एक नोटिस करने वाली बात यह है कि अप्रैल 24, 1973 की जो डेट है ये है केशवानंदा भारती केस की जजमेंट की डेट, यानी कि इस केस के बाद जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स आए हैं सब पर बेसिक स्ट्रक्चर का ये डॉक्ट्रिन अप्लाई होगा। अब प्रेजेंट पोजीशन क्या है रिगार्डिंग अमेंडमेंट पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट? पार्लियामेंट आर्टिकल 368 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, बट पार्लियामेंट कैन डू दिस विदाउट अमेंडिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। जो प्रोविजंस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से डील करते हैं पार्लियामेंट उन्हें अमेंड नहीं कर सकती। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से फीचर्स आते हैं, ये लिस्ट ऑफ फीचर्स जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंडर आते हैं, ये लिस्ट कोई स्टैटिक लिस्ट नहीं है, ये लिस्ट इवॉल्व हो रही है टाइम के साथ। सुप्रीम कोर्ट टाइम के साथ इसमें फीचर्स ऐड करता रहता है, और इन फीचर्स में आते हैं सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी, सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, separation of powers between legislature, executive and judiciary, federal character of the constitution, unity and integrity of the nation, welfare state, judicial review, freedom and dignity of individual, parliamentary system, rule of law, harmony and balance between fundamental rights and DPSPs, principle of equality, free and fair elections, independence of judiciary, limited powers of parliament to amend the constitution, effective access to justice, principles underlying fundamental rights, etc. अगर एक लॉ या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इनमें से कोई भी फीचर को वायलेट करता है तो फिर कोर्ट्स के थ्रू उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा। मैं एक बात यहाँ आपको बता दूं कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, इसे सुप्रीम कोर्ट ने इवॉल्व किया है और इसलिए ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेप्ट है। सो ये था बेसिक स्ट्रक्चर का वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। फॉलो फॉर मोर।